नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं गाइस आप लोग। लक्ष्य वन की सीरीज का ये अगला लेक्चर जो पहली बार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, जहां पे हम लोग समग्र विश्लेषण की तरफ बात कर रहे हैं, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बच्चों, ये टेलीग्राम का लिंक है t.me/परीक्षा मंथन। यहाँ से आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इस टेलीग्राम ऐप के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और यहाँ पे बेनिफिट आपको यही मिलेगा, जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सबके बारे में जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। और ये लक्ष्य वन आप देख पा रहे होंगे परीक्षा मंथन की तरफ से इंग्लिश, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए लक्ष्य टू, और ये लक्ष्य ये करंट अफेयर कैप्सूल और ये मंथन प्रश्न निधि और ये मंथन प्रश्न निधि ये मंथली क्वार्टरली लेवल पे अवेलेबल हैं। ये आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं और मंथन प्रकाशन .in पर भी उपलब्ध हैं। आप लॉगिन करके इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी असुविधा आए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9335151971। आपको बता दें गाइस कि लक्ष्य 3 का ये सेगमेंट भी लॉन्च हो चुका है, जो कि दिसंबर 2020 से लेके मई 2021 तक का है ये। और आपको बताएं, ये भी आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है और आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। आप देख पा रहे होंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में, ठीक है। इसमें ज़रा समझें कि प्राकृतिक आपदाओं में हमें क्या क्या पॉइंट समझने हैं। एक तो टाइफून वामको और टाइफून मोलवे, चक्रवात निवार और सुपर टाइफून गोनी, चक्रवात निसर्ग, अम्फान चक्रवात, हिका चक्रवात, उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल और असम गैस रिसाव और आग, विशाखापट्टनम गैस लीक और मिजोरम में भूकंप। यानी ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गाइस आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए, कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और जो आप जीएस पेपर 3 में पढ़ते हैं, आपदा वाला टॉपिक, आपदा वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं टाइफून वामको। देखिए, यह चक्रवात 8 से 15 नवंबर 2020 के बीच फिलीपींस एवं वियतनाम में आया था, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चक्रवाती तूफान से बड़े स्तर पर जनधन व बुनियादी अवसंरचना को हानि पहुंची। उल्लेखनीय है कि इसे फिलीपींस में टाइफून उलिसेस भी कहा जाता है। टाइफून वामको फिलीपींस वियतनाम से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और इसको फिलीपींस में टाइफून यूलिसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए टाइफून मोलवे। यह चक्रवात 25 से 29 अक्टूबर 2020 के मध्य वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया सहित समस्त हिंद चीन क्षेत्र में ये आया। और उल्लेखनीय यह है कि यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने वियतनाम को सर्वाधिक प्रभावित किया। अब देखिए, ये कई लोकेशन पे पहुंचा है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है कि टाइफून मोलवे ने सर्वाधिक प्रभाव किस देश पे डाला। तो वियतनाम योर वुड बी आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चक्रवात निवार। देखिए, इस चक्रवात ने 25 से 26 नवंबर 2020 को तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में दस्तक दी। और उल्लेखनीय है कि यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। वर्ष 2018 में आए चक्रवात गाजा के पश्चात चेन्नई से टकराने वाला चक्रवात है, जिसका नाम ईरान द्वारा सुझाए गए नामों की सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। देखिए, आप एक लाइन यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस कि यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना। अब ये क्या होता है गाइस, इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी विषय में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। अभी फिलहाल आप ये समझें कि चक्रवात निवार जो है ये तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में दस्तक दी है। और इसके नाम का जो सुझाव दिया है वो ईरान ने दिया है। यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, सुपर टाइफून गोनी। 1 नवंबर 2020 को सुपर टाइफून गोनी ने पूर्वी फिलीपींस में भारी तबाही मचाई। गौरतलब है कि 2013 में आए हाइयान तूफान के बाद
फिलीपींस से टकराने वाले सबसे तेज तूफानों में से ये एक है, जिसमें लगभग 6300 से अधिक लोग मारे गए। अब आप देख पा रहे होंगे कि चक्रवात साइक्लोन तो एक ही है भाई, लेकिन अलग अलग नाम है ना। अब आपको एक चीज बताएं कि इनके नामकरण के पीछे क्या रीजन होता है। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं कोविड-19 फैला हुआ है ना, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं दहशत है, लोग घबराए हुए हैं। तो अब मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसी महामारी आई तो उसका कोई और नाम रखा जाएगा, क्योंकि अगर उसका नाम कोविड ही रख दिया गया तो लोगों के मन में फिर से वही सेम भय आने की उम्मीद हो सकती है। जैसे मान लीजिए निवार ने बहुत भयंकर तबाही मचाई, आगे भविष्य में कभी तमिलनाडु में कोई चक्रवात आने वाला होगा तो उसका दूसरा नाम रखा जाएगा, निवार नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर निवार रख दिया गया तो लोगों के मन में भय होगा कि भाई निवार ने पिछली बार तबाही मचाई थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए बार बार नाम इसके चेंज किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चक्रवात निसर्ग। देखिए, हाल ही में अरब सागर में आए निसर्ग चक्रवात के फलस्वरूप 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, समुद्र में 6 फीट ऊंची लंबी लहरें उठने और भारी बारिश के आसार थे, परंतु अपेक्षाकृत यह तूफान कम प्रभावी रहा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा विक्षोभ को वर्तमान में अवदाब के रूप में वर्गीकृत किया गया और विदित हो कि अवदाब का केंद्र अरब सागर में मुंबई तट के 630 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। चक्रवात में बदलने के बाद इसे निसर्ग का नाम दिया गया और यह बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया। ठीक है, तो निसर्ग आपको ध्यान रखना है मुंबई, और कहाँ पे आया है? अरब सागर में, और किसके द्वारा नाम सुझाया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें अम्फान चक्रवात। देखिए, मई 2020 में इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय समुद्र तट से टकराया, जिससे मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भारी तबाही मची। विदित हो कि सुपर साइक्लोन में चलने वाली हवा की रफ्तार आमतौर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हो सकती है। ज्ञात हो कि अम्फान को उम्पन भी कहा जाता है। उम्पन के नाम से कौन सा चक्रवात जाना जाता है? तो अम्फान, जिसका मतलब है आसमान। अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अम्फान चक्रवात से हुई क्षति से तत्कालिक राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सरकार को 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा की सरकार को 500 करोड़ रुपए की राहत राशि यहाँ पे घोषित की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अम्फान चक्रवात कहाँ पे तबाही मचाई इसने? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, और इसका नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें, हीका चक्रवात। देखिए, हाल ही में हीका चक्रवात चर्चा में रहा, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह अम्फान बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ चक्रवात था, उसी तरह हीका अरब सागर में पनपा। हालांकि ये चक्रवात अपनी प्रकृति में प्रभावी नहीं रहा। अरब सागर में ही वर्ष 2019 में ही हीका चक्रवात पैदा हुआ था। उस वक्त भारत के गुजरात राज्य के साथ साथ पाकिस्तान के कई इलाकों पर इसका खतरा था, लेकिन तब चक्रवात के जवाब में अरब सागर में ही एक प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन पैदा हो गया था, जिसने इसे सागर में ही थाम दिया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि यह चक्रवात गुजरात में प्रभावी हो सकता है, परंतु यह चक्रवात उतना प्रभावी रहा नहीं। तो हीका चक्रवात का संबंध गुजरात, यह ध्यान रखेंगे, और ये अरब सागर में ये पनपा था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखें कि उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल ने मैक्सिको में लैंडलॉक किया, और यह तूफान पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा के अधिविष्ट भाग से बना है। और यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अमांडा तूफान के कारण हाल ही में अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला के कम से कम 17 लोग मारे गए थे। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल का निर्माण मैक्सिको की खाड़ी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, असम में गैस रिसाव और आग। देखिए, 9 जून 2020 को असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल कुएं में भीषण आग लग गई, और कुएं से पिछले 14 दिन से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। ऑल इंडिया लिमिटेड के तेल कुएं में लगी आग इतनी भीषण है कि उसकी लपटें कई किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर
से देखी जा सकती थी। गैस रिसाव को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि गैस रिसाव का दबाव बहुत अधिक था। दूसरा, गैस भंडार में नियंत्रण कार्य के दौरान किसी भी वक्त आग लगने की संभावना यहाँ पे बनी हुई थी। अब असम में लगभग 2500 से 3000 लोगों की निकासी करके राहत शिविरों में भेजा गया और गैस रिसाव से नदी डॉल्फिन तथा अनेक प्रकार की मछलियों की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने आंखों में जलन, सिरदर्द आदि जैसे लक्षणों की यहाँ पे शिकायत भी की। नेक्स्ट देखिए, विशाखापट्टनम में गैस लीक। मई 2020 में विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट से स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ और ध्यान देने की बात यह है कि यह रासायनिक प्लांट 40 दिन के लॉकडाउन के उपरांत खुला था। जो टैंक लीक हुआ उसकी क्षमता 2400 टन थी और इस जहरीली गैस के रिसाव के कारण कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी मौतें दम घुटने से हुई और इस कंपनी की स्थापना 1962 में की गई थी। स्टीरीन है ना, और स्टीरीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बेंजीन यानी C6H6 से व्युत्पन्न होती है और इसका रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं C8H8, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है। और यह फैक्ट्रियों में एक द्रव के रूप में संग्रहित किया जाता है, परंतु यह आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए तापमान को 20 डिग्री से कम रखना पड़ता है। यह कोपोलिमर्स तथा इंजीनियरिंग प्लास्टिक उत्पादों के मध्यवर्ती उत्पाद का ये कार्य करता है। अब देखें मिजोरम में भूकंप। अब जो मिजोरम में भूकंप वाला मामला आया, ये 21 जून 2020 को मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में मध्य तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। भारत के भूकंपीय खतरा मानचित्र के अनुसार मिजोरम, त्रिपुरा दोनों राज्य पूरी तरह से जोन 5 में अवस्थित हैं। इसके अलावा मिजोरम हिमालय की पूर्वी श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर स्थित है और इसकी वलित संरचना विस्तृत अभिनीतियों तथा संकरी अपनीतियों से बनी सममिति यानी सिनक्लोनियम है। अतः इस क्षेत्र में आने वाले भूकंप प्राय उथले होते हैं, हालांकि कभी कभार मध्यवर्ती गहराई के कुछ भूकंप भी आते हैं। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर म्यांमार के चीन डिवीजन में अधिक गहराई के भूकंप आते हैं और त्रिपुरा में आने वाले भूकंपों का केंद्र सामान्यतः कम गहराई पर यह होता है। तो ये था मिजोरम में जो भूकंप आया उसके संदर्भ में। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस हमारा रहेगा जल। अब देखिए जल के संदर्भ में हमें क्या क्या बात करनी है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। जल वैश्विक उपलब्धता, जल संकट और भारत, इसके बारे में हमें जानना है। भारत द्वारा जल सुधार हेतु प्रयास, मिहिर शाह कमेटी, राष्ट्रीय जल अधिनियम और स्वच्छ जल का मौलिक अधिकार और जल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। सबसे पहले जल की वैश्विक उपलब्धता। देखिए जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जलाच्छादित है, यानी पृथ्वी के 70% भाग पर जल है। विडंबना यह है कि इस जल में पीने योग्य स्वच्छ जल की मात्रा अंश मात्र ही है। धरती पर मौजूद जल की कुल मात्रा 1.4 अरब घन किलोमीटर है। इस पानी से पृथ्वी को 3 किलोमीटर चौड़ी पानी की परत से ढका जा सकता है। धरती पर मौजूद कुल जल का लगभग 95% महासागरों में मौजूद है, जो कि खारा और लवणीय होने के कारण न तो पीने लायक है और न ही दूसरे कामों में इस्तेमाल इनको लाया जा सकता है। दुनिया का 4% जल ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। शेष 1% हिस्से के तहत भूगर्भीय जल सहित जल चक्र में मौजूद कुल स्वच्छ जल की मात्रा इसके अंतर्गत आती है। कुल जल की मात्रा की बात करें तो 0.1% मात्रा ही स्वच्छ जल के रूप में नदियों और झीलों आदि के सतह पर मौजूद जल के रूप में ये पाई जाती है। वहीं पे बात करें धरती पर मात्र 2.5% ही स्वच्छ जल के रूप में मौजूद है और इसकी मात्र 0.007% मात्रा का ही लोग नदियों, झीलों और धाराओं के माध्यम से उपयोग कर पाते हैं। दुनिया में आबादी और जल का वितरण भी असामान्य है।
कई देशों में जल की उपलब्धता आबादी के अनुपात में ही है। फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, जापान जैसे देश जहां जल के मामले में समृद्ध है, वहीं भारत, मोरक्को, बेल्जियम, सूडान, जॉर्डन जैसे देश जल के मामले में विपन्न हैं। विश्व की लगभग एक चौथाई आबादी साफ पेयजल से अभी भी वंचित है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2025 तक वैश्विक जल की मांग 56% बढ़ जाएगी, जो वर्तमान में उपलब्ध जल की कुल मात्रा से भी अधिक होगी। अब यहाँ पे जरा समझें वर्चुअल वाटर। देखें इस डायग्राम मतलब इस ग्राफ को एक बार आप देख लें कि अपनी आवश्यकता के लिए हमारे द्वारा प्रत्यक्ष प्रयुक्त जल के अलावा हम जल का अप्रत्यक्ष उपयोग विभिन्न कार्यों हेतु जैसे खाना बनाने, पीने या विभिन्न उत्पाद बनाने में करते हैं। यही अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त जल वर्चुअल वाटर कहलाता है और यह वर्चुअल जल प्राय हमसे अदृश्य होता है। ठीक है। अब उत्पादन में प्रयुक्त वर्चुअल जल की तालिका की अगर बात करें, पेपर हो गया, आलू, 1 कप कॉफ़ी, दूध 1 लीटर हो गया, चावल, कॉटन टी, 1 जोड़ी जूते, बीफ, यानी इन सब में इतना मिलीलीटर जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए इसमें आगे देखें। वाटर फुटप्रिंट। अब वाटर फुटप्रिंट क्या है, जरा इसको समझें कि वाटर फुटप्रिंट एक संकेतक है जो उपभोक्ताओं या उत्पादक द्वारा प्रयुक्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जल को मापता है। एक व्यक्ति या समुदाय के उपयोग या व्यवसाय हेतु उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए ताजे जल की आवश्यक मात्रा को वाटर फुटप्रिंट के नाम से जाना जा रहा है। एक राष्ट्रीय वाटर फुटप्रिंट बराबर होता है देश के अंदर एक वर्ष में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त जल प्लस देश के अंदर एक वर्ष में आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं में विद्यमान वर्चुअल वाटर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा पॉइंट ये वाला। अब यहीं पे प्रति व्यक्ति वाटर फुटप्रिंट की बात की जाए तो ये बराबर होगा देश का कुल वाटर फुटप्रिंट अपॉन देश की जनसंख्या। ठीक है। अब यहीं पे अगर देश के प्रति व्यक्ति वाटर फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, भारत, चीन और वैश्विक अनुपात की अगर बात करें तो ये डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल उपभोग दृष्टि से भारत विश्व में सबसे बड़ा वाटर फुटप्रिंट रखता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें कि जल संकट और भारत। अब जरा इसमें समझते हैं। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और समूचे विश्व में जल उपभोग में भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर चीन है और भारत के लोग जल का उपभोग के लिए वर्षा जल, भूगर्भीय जल, नदियों का जल एवं अन्य परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें नहर हो गई, आपका ट्यूबवेल हो गया, इन सब के ऊपर ये निर्भर है। वहीं पे वर्षा जल, हिमपात भारत में जल के प्रमुख स्रोत हैं। सालाना सकल वर्षा जल की अगर बात की जाए तो 4000 अरब घन मीटर है। वार्षिक वर्षा औसतन 1170 मिलीमीटर है। हालांकि क्षेत्रवार इसमें काफ़ी असमानता भी है। यहाँ चेरापूंजी में 11,000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहीं राजस्थान, जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत मात्र 100 से 120 मिलीमीटर के बीच ही रह पाता है। वहीं पे बात करें भूजल की तो हमारे देश में 170 करोड़ घन मीटर भूजल का भंडार है और भूजल हमारी निर्भरता कितनी अधिक बढ़ चुकी है इसका पता इसी चलता है कि देश में 80% से भी ज़्यादा घरेलू पानी की आपूर्ति इसी स्रोत से होती है। वहीं पे कृषि कार्यों में भी यह खूब प्रयुक्त होता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक 265 लाख हेक्टेयर मीटर भूजल का दोहन हम प्रतिवर्ष कर सकते हैं। वहीं पूरे देश में उपलब्ध कुल भूजल की मात्रा 931.88 बिलियन क्यूबिक मीटर है और इसमें से 360.80 बिलियन क्यूबिक मीटर जल सिंचाई कार्यों के लिए सुरक्षित है। 70.93 बिलियन क्यूबिक मीटर जल औद्योगिक तथा घरेलू उद्योगों यानी उपयोगियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। आगे पे देखते हैं जल संकट वाले शीर्ष वैश्विक शहरों में 4 भारतीय शहर भी हैं जहां पे जल संकट की मात्रा सामने है। तो ये कौन से हैं? जून 2019 में प्रकाशित वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है ना, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में गंभीर जल संकट का सामना कर रहे शीर्ष 20 वैश्विक शहरों में 4
भारतीय शहर क्रमशः चेन्नई पहले नंबर पे है, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 4 शहर कौन से शामिल हैं जिसमें जल संकट वाले वैश्विक शहरों में जो 4 भारतीय शहर इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। भारत द्वारा जल सुधार हेतु प्रयास। देखिए, भारत में जल अभिशासन यानी जल जीवन की मूलभूत इकाई होता है। लोक कल्याणकारी राज्यों का दायित्व होता है कि वे जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ साथ इसका प्रबंधन भी बेहतर तरीके से करें। वर्ष 2019 में जल अभिशासन से संबंधित 2 विधेयक, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019, बांध सुरक्षा विधेयक 2019 लोकसभा से पारित हो गया। हालांकि ये विधेयक अभी भी राज्यसभा में लंबित है और इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य क्रमशः अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाना तथा बांधों संबंधित खतरों को निपटाना है। वहीं पर हम बात करें, उल्लेखनीय है कि भारत सरकार जल क्षेत्र से जुड़े हर पहलू पर काफी केंद्रित है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जल से संबंधित योजनाओं और अभियानों को संचालित कर रही है। वहीं पर हम बात करें, 31 मई 2019 को एनडीए सरकार की दूसरी बार सत्ता में आने के बाद जल शक्ति मंत्रालय यानी एक पृथक मंत्रालय का गठन इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार भारत में उठ रहे जल संकट की ओर काफी गंभीर है। वर्ष 2019 में लगातार 2 वर्ष के सूखे के बाद भारत की लगभग 1/4 आबादी सूखे से प्रभावित हुई। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत के 21 बड़े शहर जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार जल संकट से उभरने के लिए काफी प्रयासरत है और इस दिशा में भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत भी है। अब इन योजनाओं को एक बार आपको एक नज़र देख लेना है, ये कौन कौन सी योजनाएं हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहला, जल जीवन मिशन योजना। देखिए, प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से जल को पहुंचाना, ये अगस्त 2019 में ये शुरू की गई। उसके बाद नल से नल यानी मई 2019 में शुरू की गई। प्रत्येक घर को वर्ष 2024 तक पाइप के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है और यह अभियान 2 चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक निर्धारित किया गया। वहीं पे वर्ष 2020 के लिए इस मिशन हेतु 11,500 करोड़ रुपए वित्तीय आवंटन का प्रावधान भी किया गया। वहीं पे जल शक्ति मिशन की बात की जाए, ये भी जुलाई 2019 में शुरू हुआ और इस अभियान के प्रथम चरण को पूरा करने का लक्ष्य 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2020 तक निर्धारित किया गया था और इस अभियान ने 5 प्रमुख बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें जल संरक्षण, बारिश के पानी के संग्रहण, पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण, जल के पुनरुपयोग और जल संरचनाओं के पुनरापूर्ति पर ध्यान और जलोत्सारण क्षेत्र के विकास और सघन वनीकरण पर ध्यान। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। मेहर शाह कमेटी। अब देखिए इसके बारे में जरा समझे, मेहर शाह कमेटी का संबंध किससे है, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, मेहर शाह कमेटी, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हाल ही में केंद्र जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नई जल नीति, न्यू वाटर पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया। तैयार करने के लिए मेहर शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का फैसला लिया गया। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मेहर शाह कमेटी का संबंध किससे है, तो नई जल नीति से है। क्लियर। अब जरा समझें कि नई जल नीति बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। भारत व दुनिया के तमाम देशों में गहराते जल संकट से निपटने व लोगों में जल संसाधन व इनके समुचित प्रयोग को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को एक नई जल नीति की आवश्यकता महसूस हुई। इस कमेटी में कुल 10 सदस्य होंगे जिसका नेतृत्व मेहर शाह करेंगे। यानी इस कमेटी में कितने सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे। ठीक है, और अध्यक्ष आयोग के पूर्व सदस्य व जल संसाधनों के कुशल जानकार भी इसमें होंगे। उम्मीद है कि यह कमेटी अगले 6 महीनों में एक नई सोच के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं पे लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण उन्हें
इन संसाधनों के समुचित प्रयोग की जानकारी नहीं है, जिससे जल संसाधनों की बर्बादी, प्रदूषण जैसी क्रियाएं हो रही हैं। वहीं पे विदित हो कि भारत में दुनिया की लगभग 18% आबादी निवास करती है, जबकि भारत में दुनिया का केवल 4% जल संसाधन उपलब्ध है। ऐसे में जल संसाधनों के ऊपर जनसंख्या का दबाव जायज है। गौरतलब है कि भारत में पहली जल नीति वर्ष 1987 में अपनाई गई थी, जिसे वर्ष 2002 और 2012 में संशोधित किया गया था। अभी जल नीति आखिरकार है क्या, इसके बारे में जरा समझें कि जल नीति के माध्यम से देश में सूचनाओं का एक नेटवर्क बनाकर जल संसाधनों के पूरे डेटा को एकत्रित किया जाता है और इस डेटा का विश्लेषण कर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन के उपयोग के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, और इन नीतियों में जल समुचित उपयोग, उनका पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर प्रदूषण से बचाने के उपाय, पेयजल की जरूरत, सिंचाई के लिए जल, नौ परिवहन व उद्योगों आदि जल की जरूरतों का ध्यान इसमें रखा जाता है। वहीं पे बात करें कि राष्ट्रीय जल नीति 2012 के प्रमुख बिंदु। देखिए, वर्ष 2012 में राष्ट्रीय जल नीति के प्रमुख नीतिगत नवाचारों में से एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण की अवधारणा थी, जिसके अंतर्गत संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन की इकाई के रूप में नदी बेसिन, उप बेसिन को लिया गया था। वहीं पे वर्ष 2012 की जल नीति में समन्वित उपयोग के लिए नदियों के बेसिन पर जोर दिया गया था तथा यह भी सुझाया गया था कि नदियों के जल के एक निश्चित भाग को हमेशा बहने दिया जाए ताकि उस क्षेत्र की पर्यावरणीय जरूरतें पूरी हो सकें। और 2012 की जल नीति में स्वच्छ पेयजल पर भी जोर दिया गया था। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मन जैसे कारकों की वजह से जल संकट के और ज्यादा गहरे आसार हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन एवं राष्ट्रीय कार्य योजना भी इसके अंतर्गत शामिल है। हाल ही में जल संसाधन की तरफ से नेशनल वाटर मिशन अवार्ड भी दिए गए, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना है। मंत्रालय ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की भी बात कही है। वहीं पे राष्ट्रीय जल अभियान नेशनल वाटर मिशन के संदर्भ में आपको ध्यान देना है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल अभियान को मंजूरी दी गई थी और यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसके तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पर ध्यान दीजिएगा। 5 जो लक्ष्य हैं, पहला कि सार्वजनिक क्षेत्र में जल का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना। दूसरा, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करना। तीसरा, आम जनता और राज्यों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, जल संचयन हेतु जलाशयों के स्तर को बढ़ाना। वहीं पे जल के उपयोग प्रभाव क्षमता को 20% तक बढ़ाना। और यहाँ पे राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले 8 अभियानों में से एक है। यहीं पे हम बात करें कि स्वच्छ जल मौलिक अधिकार। देखिए, स्वच्छ जल मौलिक अधिकार यानी रेन वाटर ए बेसिक राइट, जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव 28 जुलाई 2010 को पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल और साफ सफाई बुनियादी मानवाधिकार है जो जीवन के अधिकार का उपयोग करने के लिए जरूरी है। अमीर देशों को इसके लिए गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। प्रस्ताव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रों से यह अपील भी की गई कि वे स्वच्छ जल एवं स्वच्छता प्रणाली तक पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु धन, प्रौद्योगिकी व अन्य संसाधन उपलब्ध कराएं। और यह प्रस्ताव बोलीविया द्वारा पेश किया गया था, जिस पर इसके अलावा 33 अन्य देशों के भी हस्ताक्षर थे। 121 देशों के समर्थन से यह प्रस्ताव फाइनली पारित हुआ था। वहीं पे बात करें जल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि विश्व जल दिवस, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान दीजिएगा
कि 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व जल दिवस, यह 2003 के दिसंबर माह में संपन्न हुई संयुक्त राष्ट्र की 58वीं महासभा में 2005 से 2015 के अंतर्राष्ट्रीय दशक के लिए जीवन के लिए जल विषय पर सहमति बनी थी, और जिसका श्री गणेश 2005 में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहीं से आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप देख पाए मार्च, अप्रैल और मई। अब ध्यान दीजिए, ये डेट सेम है 22, है ना। तो 22 मार्च को मनाया जाता है गाइस जल दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ये कई बार परीक्षा में आते हैं, बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। मार्च, अप्रैल, मई, डेट वही है 22। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया। किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया था? 2003 को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता जल दशक, जल शताब्दी। तो अब ये शताब्दी कब से कब तक मनाई गई? 1981 से 1991 तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह दशक घोषित किया गया था। वर्ल्ड वाटर फोरम के क्योटो महाधिवेशन में 21वीं सदी को जल शताब्दी के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, यहीं पे आप लोग एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और वो प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि जल की बात चल रही है, तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? देखा जाएगा कि कौन कमेंट करके बताता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें जरा नेक्स्ट पॉइंट पे जरा समझें कि अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष, ये 2013 में अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया, और ये संयुक्त राष्ट्रीय सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य के अनुरूप ये मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे वर्षगांठ, स्थापना वर्ष और जयंती। यहाँ से भी आप देखते हैं कई बार प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी 18 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 10वीं वर्षगांठ थी, 18 अक्टूबर को। और गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भी की गई थी। यह एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण से संबंधित विवादों, बहुअनुशासनिक मामलों आदि को संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। इसका गठन पर्यावरण सुरक्षा तथा वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए अनुतोष व क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली एवं तीव्रता गति से निपटारा करने के लिए किया गया है। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो सूचना के अधिकार अधिनियम के 15 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के 15 वर्ष हुए। अब इसमें जरा समझें कि 12 अक्टूबर 2020 को सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम के 15 वर्ष पूरे हो गए। विदित हो कि सूचना का अधिकार आरटीआई जो है अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, और यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें किया जाएगा। बीजिंग सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ, देखिए वर्ष 2020 में बीजिंग सम्मेलन के 25 वर्ष पूरे हो गए, और बीजिंग में आयोजित वर्ष 1995 का चतुर्थ संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक था। विश्व में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला अधिकारों पर बीजिंग घोषणा पत्र को भी अपनाया गया था। इस सम्मेलन का लक्ष्य वर्ष 1975 में मैक्सिको में आयोजित
प्रथम राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय विश्व महिला सम्मेलन में औपचारिक रूप से शुरू की गई प्रक्रिया को गति प्रदान करना था। यहीं पे भारत में इंटरनेट के 25 वर्ष पूरे हो गए। देखिए, वर्ष 2020 में भारत में इंटरनेट के 25 साल पूरे हो चुके हैं। इंटरनेट के मामले में देश में 75 करोड़ उपभोक्ताओं का आंकड़ा पार हो चुका है और अब हर व्यक्ति हर महीने औसतन 12 GB डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 5 राज्यों में देश का 35% इंटरनेट उपभोक्ता आधार है। शीर्ष 5 राज्यों में अब आप देखें जरा कौन कौन है इसमें। शीर्ष 5 राज्यों में सबसे पहला नंबर है महाराष्ट्र 6.5 करोड़, आंध्र प्रदेश 5.9 करोड़, तमिलनाडु 5.1 करोड़, गुजरात 4.5 करोड़ और कर्नाटक 4.6 ये शामिल हैं, जहां देश का 35% उपभोक्ता आधार यहाँ पे मौजूद है। वहीं पे बात करें परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के 50 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 2020 में परमाणु अप्रसार संधि की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए और ध्यान देने वाली बात यह है कि परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का ये एक हिस्सा है और इस संधि की घोषणा 1970 में की गई थी। अब तक यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 188 सदस्य देशों इसके पक्ष में हैं और इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते हैं। हालांकि वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करें लेकिन इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पर्यवेक्षक करेंगे और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि जिसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। वहीं पर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 वर्ष तथा भारत, देखिए 24 अक्टूबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हो गए। इस दौरान भारत संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जैसी विभत्सता को भविष्य में रोकने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र 193 देशों का संघ बन चुका है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों में से एक है और भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यद्यपि भारत विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करता है, परंतु इसके साथ ही साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारत इसमें सुधारों का भी पक्षधर है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे हो गए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है तथा जिसे अब तक की ज्ञात सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में माना जाता है और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये आप यहाँ पे पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, पांडुरंग शास्त्री आठवले। तो पांडुरंग शास्त्री आठवले 19 अक्टूबर यानी 1920 25 अक्टूबर 2003 भारत के दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने सन 1954 में स्वाध्याय आंदोलन चलाया और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्वाध्याय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, पांडुरंग शास्त्री आठवले, और कब चलाया गया, 1954 में। देखिए, ऐसी प्रश्न है तो हिस्ट्री का मामला, लेकिन अब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये करंट में चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर? अब देखें, पांडुरंग शास्त्री आठवले गीता उपनिषदों पर अपने प्रवचन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें सन 1997 में धर्म के क्षेत्र में उन्नति के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। टेम्पल्टन पुरस्कार
सन 1999 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। यहीं पे देखें असहयोग आंदोलन के 100 वर्ष पूरे। देखिए जिनके 100 वर्ष हो गए हैं ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको बता दें गाइस, जब 2017 चल रहा था तो 1817 में एक विद्रोह हुआ था जो कहीं ना कहीं जिसके 200 साल पूरे हो गए थे और वो एग्जाम में पूछ लिया गया, है ना। उसी तरीके से 1917 का मामला था, जब 2017 चल रहा था तब भी 100 साल पूरे हो गए थे। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो भी आप यहाँ पे कंटेंट देख रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पे वर्ष 2020 इसके ऊपर बात करें, असहयोग आंदोलन के जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं, कि वर्ष 2020 में असहयोग आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो गए। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और उसी दिन लोकमान्य तिलक ने अपनी आखिरी सांस भी ली थी। वास्तव में 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के सेशन में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और व्यास काल की नीति प्रमुखता से अपनाई गई और इस आंदोलन का एक व्यापक जनाधार भी था। शहरी क्षेत्र से मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार इस प्रकार ये जन आंदोलन बन गया। तो असहयोग आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हुए, ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए मोपला विद्रोह, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह 19वीं सदी तथा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मालाबार यानी उत्तरी केरल और अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मोपलाओं यानी मालाबार के मुसलमान द्वारा किए गए विद्रोहों की श्रृंखला की परिणति थी। वर्ष 2021 में इस विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और मालाबार के निवासियों के बीच असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन के संयुक्त संदेश को फैलाने के लिए अगस्त 1920 में गांधी जी तथा भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली ने एक साथ कालीकट का दौरा किया और गांधी जी के आह्वान पर मालाबार में खिलाफत समिति का गठन भी किया गया था और अपने धार्मिक नेता पुनानी वाले महाधुम तंगल के नेतृत्व में मोपलाओं ने असहयोग आंदोलन में सहयोग करने की भी यहाँ पे शपथ ली थी। तो मोपला विद्रोह को भी हो गए 100 साल, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। वहीं पे बात करें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 100 साल पूरे। देखिए भारत में सिखों के धार्मिक स्थलों का प्रबंधन रख रखाव करने वाली संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC ने 15 नवंबर 2020 को अपने स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। SGPC की स्थापना गुरुद्वारों की व्यवस्था में सुधार के नजरिए से की गई थी। साथ ही इसका मकसद गुरुद्वारों को महंतों से मुक्ति दिलाना था। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुद्वारों के प्रबंधन की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। 1920 में जब SGPC पहली कमेटी बनाई गई तो इसमें सिर्फ 36 सदस्य थे। मौजूदा स्थिति में 190 सदस्यीय SGPC हाउस में 170 निर्वाचित सदस्यों के अलावा 15 कोऑर्डिनेट सदस्य और 5 तख्त जत्थेदार भी इसमें मौजूद हैं। अब यहाँ पे जरा समझें कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के 100 वर्ष पूरे। देखिए वर्ष 2020 में अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1920 में लीग ऑफ नेशन के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए AITUC का गठन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादियों का इस पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, लेकिन सोवियत संघ के युद्ध में शामिल होने के बाद ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने का कारण इनकी लोकप्रियता कुछ कम हुई। तब से AITUC 2 दलों यानी सुधारवादी और क्रांतिकारी समर्थक में ये बढ़ गया और AITUC वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी विश्वई मजदूर महासंघ से ये संबंध इसका फाइनली हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस इसके अंदर कि मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
17 मार्च 2020 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता, महान अगुवा एवं प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे थे। उन्हें सामान्यतः बांग्लादेश का जनक भी माना जाता है, मुजीबुर रहमान को, और वे आवामी लीग के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। वे शेख मुजीब के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें बंग बंधु की पदवी से भी सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश की मुक्ति के 3 वर्ष के भीतर ही 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्तापलट के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी 2 बेटियां, एक शेख हसीना, तख्तापलट के बाद जर्मनी से दिल्ली आई और 1981 में दिल्ली रहीं। 1981 के बाद बांग्लादेश जाकर पिता की राजनीतिक विरासत को इन्होंने संभाला। तो जो शेख हसीना जो आज प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, मुजीबुर रहमान उनके फादर हैं। ध्यान रखिएगा इस। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बंदा बहादुर। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बंदा बहादुर सिंह को उनकी 350वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। बंदा बहादुर सिंह के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिनका जन्म वर्ष 1670 में हुआ था। बंदा बहादुर खालसा सेना के सेनापति थे और वे पहले ऐसे सिख सैन्यकार थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदू तपस्वी के रूप में घर त्याग दिया और मधोदास इनको कहा गया। सितंबर 1708 में वे गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी बन गए और गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें बंदा बहादुर नाम दिया। उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ पर एक मठ की स्थापना की और 1710 का चप्पर चीरी का युद्ध बाबा बंदा बहादुर एवं वजीर खान के बीच लड़ा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि। देखिए, महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक तथा पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई गई। अब यहाँ पे प्रसिद्ध उद्घोष क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें, पिंगली वेंकैया की जन्मशती यानी 2 अगस्त को मनाई गई। अब देखें, स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को मद्रास प्रेसिडेंसी के भटला पेनुमारू में हुआ था और वे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो पिंगली वेंकैया। और उनके 2 डाक टिकट भारत सरकार यहाँ पे जारी भी कर चुकी है। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रमुख सूचकांक। देखिए, प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए गाइस, यहां से भी हर बार प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्द से जल्द। देखिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले बात करें रिपोर्ट सूचकांक। देखिए, जो भी कोई रिपोर्ट सूचकांक अगर जारी होता है तो उससे संबंधित आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि कौन, हालांकि ये तो आप देख ही लेंगे कौन सा रिपोर्ट सूचकांक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जारीकर्ता कौन है ना। उसके बाद इसमें कितने देश सम्मिलित देश हैं, शीर्ष स्थान वाले देश कौन से हैं और सबसे निचला स्थान वाला देश कौन सा है, और भारत का स्थान कौन सा है इसमें। ये 4 से 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, आप ये बस आपकी जानकारी के लिए देख सकते हैं, बट अधिकांश प्रश्न इन 5 पॉइंट से बन के आते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यानी जारीकर्ता कौन है, सम्मिलित देश कितने हैं, शीर्ष स्थान कौन से देश को मिला है, और निम्न यानी सबसे नीचे स्थान कौन सा है, और भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक 2020
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें 109 देश सम्मिलित थे और शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो इसमें आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ये इसमें टॉप पे रहे। ठीक है, वहीं पे हम बात करें कि सबसे नीचे कौन से देश रहे, तो चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और नाइजर। यहाँ पे आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रख सकते हैं कि सबसे निचले स्थान पे नाइजर रहा, टॉप पे रहा नॉर्वे। ठीक है, वहीं पे भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो 131 रही भाई, 131 यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे भारत की रैंकिंग। पड़ोसी देश की रैंकिंग देखें तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये इनकी क्रमशः यहाँ पे रैंकिंग है। वहीं पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो ये जर्मन वॉच द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें सम्मिलित देशों की संख्या है 57 और शीर्ष स्थान पे इसमें कोई नहीं रहा। निम्नतम स्थान पे सबसे नीचे चीनी ताइपे आप ध्यान रख सकते हैं और भारत का स्थान इसमें 10वां है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे चीन, जापान 33 और 45वें स्थान पे रहे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, वहीं पे बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, ये येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। 180 देश इसमें शामिल रहे। डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड ये पहले स्थान पे रहे, पहले, दूसरे, तीसरे पे। वहीं पे आखिरी स्थान पे अफगानिस्तान और भारत का रैंकिंग इसमें रहा 168। क्लियर? वैश्विक, देखिए अब कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि यार इतनी सारी चीजें हम याद कैसे करेंगे, तो गाइज इसके लिए आपको इस डेटा को बार बार देखना होगा, है कि नहीं है। अब जैसे आप लोग कभी मुझे एक बार देख लेंगे तो कभी मैं आपको कहीं मेट्रो में मिला, कहीं मार्केट में मिला, तो आप लोग मुझे पहचान लेंगे क्योंकि आप मुझे देख चुके हैं। उसी तरीके से आपको इनको बार बार देखना है। जब परीक्षा में दिखेगा तो आप ऑटोमेटिकली पहचान लेंगे कि आप इसको देख चुके हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार में देखने से नहीं होता है, आपको बार बार देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक, ये 2020 ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ही जारी किया गया। इसमें 63 देश हैं सम्मिलित रहे, जिसमें सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड इनका इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। वहीं पे बात करें इसमें वेनेजुएला, अर्जेंटीना और मंगोलिया ये क्रमशः इसमें नीचे स्थान पे रहे। भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग इसमें रही 43 भारत की रैंकिंग रही है इसमें। वहीं पे चीन, जापान ये क्रमशः इसके पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में रहे। वहीं पे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट की अगर बात करें तो विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। 115 देश इसमें शामिल, जिसमें स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड ये टॉप 3 में रहे। वहीं पे सबसे लास्ट में रहा बांग्लादेश, है ना, सबसे लास्ट में रहा यहाँ पे हैती। ठीक है, अच्छा लास्ट में ये है गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 180 देश है ना टोटल, तो 180 में लाइबेरिया। यहीं पे भारत के स्थान की बात करें तो 74 नंबर भारत का रहा, श्रीलंका 60 नंबर पे और 90 यानी 90वें नंबर पे बांग्लादेश रहा। ठीक है, अब ये भी बात करें वित्तीय गोपनीयता सूचकांक, तो टेक्सास जस्टिन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 133 देश इसमें शामिल रहे। कैमन द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड ये इसमें टॉप 3 में रहे और 133वें नंबर पर रहा कुक द्वीप समूह, भारत का स्थान 47वां। ये क्रमशः भारत के पड़ोसी देशों में देख सकते हैं आप। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 180 देश हैं टोटल। पहले नंबर पे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और 180वें नंबर पे उत्तर कोरिया और भारत का स्थान रहा इसमें 142। ठीक है, इसमें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सब का स्थान क्रमशः ये रहा। वहीं पे बात करें वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। 50 देश इसमें शामिल रहे। फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड ये टॉप 3 में रहे और 50वें नंबर पे रहा री और कॉन्गो। ठीक है, भारत का स्थान रहा 35। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 156 देश टोटल रहे। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आप देख पा रहे होंगे गाइस कि ये लगभग आसपास ही रहते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, है ना। तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे आप लोग क्लियर रखिएगा कि कौन से सूचकांक में इनका पहला स्थान है। वहीं पे 153वें नंबर पे रहा अफगानिस्तान और भारत का स्थान रहा इसमें 144वां स्थान। वहीं पे बात करें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ये इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है। इनसीड 132 देश शामिल, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप नंबर पे, यमन आखिरी नंबर पे और भारत का स्थान इसमें रहा 72वां। ठीक है, वहीं पे बात करें हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट
एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया। 199 देश इसमें शामिल रहे, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया टॉप 3, और 107वें नंबर पे इसमें रहा अफगानिस्तान, और भारत का स्थान इसके अंतर्गत 84 नंबर पे ये भारत बना रहा है इसमें। वहीं पे बात करें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। 167 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन ये टॉप 3 में है। वहीं पे 167वां नंबर रहा नॉर्थ कोरिया का, और भारत का स्थान इसमें रहा 51वां। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके क्रमशः नंबर ये रहे। तो गाइस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है t.me/परीक्षा मंथन। टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद इस लिंक को सर्च कीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।